ठीक है, नोट करो इसको आप। ठीक है, चलो उसके बाद अभी तो मैंने इनर्शिया एक पार्टिकल का बताया कि एक पार्टिकल जहां है उसका कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, डिस्क्रीट पार्टिकल्स कह सकते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये कह सकते हैं डिस्क्रीट पार्ट, डिस्क्रीट मीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने हाथ था, इस हाथ के अंदर पार्टिकल को एक ही पॉइंट यहां तो रखा हुआ है, पार्टिकल यहां है, यहां हर जगह इसमें पार्टिकल है, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा कि हम क्या किए, उसका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो एंटी क्लॉक वो रोटेट कर रहे हैं, तो भाई एक पार्टिकल मान लो यहां है, ठीक है, जिसका मास है m1, डिस्टेंस r1, एक पार्टिकल यहां है जिसका मास है m2, डिस्टेंस r2, एक पार्टिकल यहां है जिसका डिस्टेंस है r3, जिसका मास है m3। ऐसे चलते जाओ और एक यहां पे ऐसा आ गया n तक, तो जिसका मास हो गया mn और जिसकी डिस्टेंस होगी r। लेनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर कोई भी पार्टिकल इसके एक्सिस पे अगर हुआ, यहाँ पे जैसे कोई पार्टिकल हुआ, तो बताएंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर यहाँ को पार्टिकल ले लिया तो 0, क्योंकि यहाँ अगर पार्टिकल हो गया तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, m मास तो है इनटू r स्क्वायर, r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है तो इनर्शिया क्या होगा 0। ठीक है, वो अपोज नहीं करेगा उसका मोशन का कोई भी। तो अलग अलग पार्टिकल का, n पार्टिकल का हमें टोटल इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कह सकते हैं एक कंप्लीट एक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है। तो कैसे निकालेंगे टोटल जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया। अगर आपसे वो पूछे कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, क्या है क्या नहीं है, तो इनर्शिया को आप स्केलर की कैटेगरी में ले सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्चुअल पढ़ना हो तो ये इनर्शिया एक टेंसर होता है, क्योंकि ये इसमें हम इसकी डायरेक्शन बताते भी हैं, नहीं भी बताते, दोनों चीज कहते हैं कि ये रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन हो भी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ना तो ये कंप्लीट स्केलर है ना ही कंप्लीट वेक्टर है, ये बीच का होता है टेंसर, एक टेंसर होता है। जैसे करंट है, करंट भी क्या होता है टेंसर होता है। तो दो चीज ऐसी क्वांटिटी है जो ना कि वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है, इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये अब मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बस आप ये कह देना सीधा सा कि भाई आप सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको स्केलर बोल सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो स्केलर मींस हम इसको क्या कैसे, अब मैंने स्केलर क्यों कैटेगरी में रखा है इसको, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे एक बॉडी का निकाल दिया, दूसरे का ना, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। फिर उसका सीधा अगर ऐड कर देते हैं बस अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम किस में करते हैं, किसको करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो मैं टोटल एडिशन निकालने के लिए क्या करता, वेक्टर एडिशन यूज करता, ट्रायंगल लो या फिर पैरेललोग्राम ला हम यूज करते हैं उसको टोटल निकालने के लिए। तो मतलब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ला यूज करूंगा ही नहीं, मतलब टोटल निकालने के लिए सीधा क्या करूंगा, उनको ऐड करूंगा बस। तो सीधा स्केलर जो एडिशन होता है, अलजेब्रिक जो सम से हम काम करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी का करते हैं बस ओनली। तो टोटल एक पार्टिकल का फिर दूसरे का सभी का क्या कर देता हूं मैं, अलजेब्रिक सम, सीधा हम इसको ऐड कर देते हैं। तो पहले पार्टिकल का बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का बन जाएगा m2 r2 स्क्वायर, प्लस तीसरे का हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। और अप टू ऐसे चलते जाओ, ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, बोलो भैया, समीशन बताते नहीं कैसा, समीशन सिग्मा दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब आप उन जगह पे, उन वैल्यूज की जगह I लिख देंगे जो 1 से लेकर n तक चेंज होते जा रहे हैं। तो जैसे मास है वो m1 है, फिर m2 है, फिर m3 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे mi। ऐसे r1 r2 r3 ये भी है,
तो ये बन जाएगा आर आई और उसका क्या है स्क्वायर। तो इस पूरे पार्टिकल का सभी पार्टिकल का टोटल जो इनर्शिया बना वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे निकालेंगे सभी पार्टिकल का। अगर न्यूमेरिकल मिला आपको कि एक यहाँ एक ऐसे ऐसे दे रखे हैं तो उसका इनर्शिया निकालो, तो आप सभी का निकाल के उनको क्या कर देना, अलजेब्रिक सम जोड़ देना सबको बस। इनर्शिया क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, वो सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे सभी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कोई बॉडी होती है, जिस बॉडी का जो मास है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जरूर नहीं कैसा हो, यानी हम कैसे निकालेंगे उसमें, हम वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बेटा। जैसे हम लीनियर रोड लेंगे, स्ट्रेट रोड, ठीक है, उस रोड का जो मास है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मास है शुरू से लेकर लास्ट तक बराबर बराबर हिस्सा है, यानी कि बिल्कुल इक्वल एरिया होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा। तो जैसे हमारे पास कोई भी हो सकता है, कैसे भी दो तरह से तो आपको समझाया था मैंने, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लीनियर मास डेंसिटी से आपको चार्ज नहीं आएगा, आपका मास आएगा। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा वाला, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, ये जो सारी जो बातें थी जैसे कि हमने सेंटर मास में निकाली थी, वैसे इसके अंदर भी है। तो इसमें क्या होगा कि भाई कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, इसमें हम क्या मान लेंगे, इस पूरे पार्टिकल का कोई भी, हम जैसे कि हमने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, यानी कि कुछ छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा ले लिया, इस हिस्से का जो मास है वो मास ले लेंगे डीएम। ठीक है, रोड भी हो सकती है इसके जगह, कोई क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या ले लिया, हमने कोई भी एक बॉडी ले ली, उस बॉडी में कहीं भी एक छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटी सा स्पेस ले लिया, उस स्पेस का, उस जगह का हमने मास मान लिया कितना, डीएम। डीएम इज स्मॉल मास, और उस डीएम से लेकर यहां तक की एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की डिस्टेंस क्या है, आर। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या बनेगा, बताओ। अगर एक ही होता, बस इस पूरे सिस्टम में एक ही पार्टिकल होता जिसका मास डीएम होता, तो ये बन जाता डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये तो इसका है, ऐसे ऐसे पार्टिकल में यहां मानूंगा, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा, तो ऐसे ऐसे सारे करता जाऊंगा तो पूरा मास निकल के आ जाएगा, यानी हर पार्टिकल का इनर्शिया निकल जाएगा। तो एक डीएम 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 ऐसे ऐसे सब लिखते जाऊंगा मैं, तो ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, इसका शॉर्टकट सीधा सा क्या है कि सारा डीएम डीएम को मैं कलेक्ट करता जाऊं, इकट्ठा करता चला जाऊंगा, तो टोटल बॉडी का मास आ जाएगा। तो इसलिए टोटल बॉडी का मास इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक मेथड होता है फिजिक्स में, क्या, उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बस। तो टोटल जो इनर्शिया होगा वो इस तरह की बॉडी का निकालने के लिए, इस तरह से, इस शेप की नहीं, मैंने बोला ना सर रोड हो चाहिए, जैसे ये रोड है, इस रोड का मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे क्या मान लेना है, एक एलिमेंट मान लेना, इसको एलिमेंट कहते हैं, दैट इज स्मॉल एलिमेंट। एक एलिमेंट मान लेना, उस एलिमेंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मान लेना, जो भी दे रखी है एक्स या वाई जो भी है, तो वो लिख दोगे, एक्स है तो एक्स इंटू इसका जो क्या मास डीएम, तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, वाई हो तो वाई स्क्वायर डीएम, जो भी है। तो हमने वहां पे आर मान लिया, आर की जगह एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें किसी का भी आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा इसके बाद में, तो इसको आप नोट करें एक बार। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बेटा इसी में ही, उसी से लिंक है, भी टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते इसको, इट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के डायमेंशन के इक्विवेलेंट है ये रेडियस ऑफ जायरेशन जो है। क्या होता है बेटा ये, इट इज द डिस्टेंस, यानी कि लेंथ एक तरह से, ये भी इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो डिस्टेंस है जहां पे किसी बॉडी का जो मास है ना वो कंसंट्रेट करता है वहां से और एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है,
यहाँ किसी बॉडी का मास क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है इस पॉइंट पे, अज्यूम टू बी या एक्चुअली यहाँ पे उसका मास कंसंट्रेट कर रहा है, जिसका मास क्या है, मान लो m मास है, पूरी बॉडी का मास, एक अकेला पार्टिकल नहीं है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे पास कोई भी एक क्या है, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो उसका यहाँ मास है ना, मास सारा का मास यहाँ, सारा मास यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। तो यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ये जो है कोई भी कैसी शेप की हो सकती है, मैंने इसको सर्कुलर शेप नहीं दिया, रेक्टेंगुलर शेप नहीं दिया, कैसे भी शेप हो सकती है, आप कैसे बना सकते हो उसको। तो के इज द एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मास ऑफ द बॉडी वेयर इट्स मास कुड बी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे m अगर हम कह दे कोई बात है, लेट m इज द mass of body ठीक है, एक्चुअली कंसंट्रेटेड एट डिस्टेंस k, एट डिस्टेंस k, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर k डिस्टेंस हो गया, m मास हो गया, तो भाई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बताओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I जो बन जाएगा, उसका मास है m, डिस्टेंस क्या है k, तो m के स्क्वायर, और क्या बनेगा, r होती है तो r, k है तो k, x होता है x, कुछ भी हो, तो k डिस्टेंस है तो k यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो इस रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, सो रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू k is equal to under root that is I by m, ये तो बनेगा। ठीक है, ये आ गया रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब हम इसको निकाल के देखते हैं टोटल वैल्यू कैसे क्या आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पूरे पार्टिकल का यानी पूरी बॉडी का मास यहाँ कंसंट्रेट कर लिया, ऐसे मान लिया। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा नहीं कि पार्टिकल कहीं है नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह इसके पार्टिकल्स हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल से उसका टोटल हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो देखो बेटा। तो पहले आप इसको नोट करें एक बार, कर लिया, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो पूरी एक बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें निकालना है। तो उस पूरी बॉडी के अंदर ये हमारे पास है वही, ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही एक पार्टिकल यहाँ हो गया जिसका मास है m1, r1 डिस्टेंस, ये हो गया m2, r2 डिस्टेंस, ये हो जाएगा m3, r3 डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे चलते जाओ, यहाँ पे आ जाएगा मास mn, डिस्टेंस क्या होगी r, ये हो गया। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये उसी बॉडी के इक्विवेलेंट है, हम ये कह सकते हैं इसके प्रोपोर्शनल ऐसे करके आप बड़ा के दिखा सकते हो कि जो सारा जो सिस्टम है ये उसी की इक्विवेलेंट है, जिस तरह से हमने ये माना था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक पूरी बॉडी का मास m और डिस्टेंस क्या थी k। तो इसका जो इनर्शिया निकालेंगे, ये पूरी बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो इसके इनर्शिया के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस पूरी बॉडी का जो मास है वो मास क्या है, m है, वो यहाँ पे कंसंट्रेट कर लिया हमने, और यहाँ पे क्या दिखा दिया, उसको अलग अलग पॉइंट पे दिखा दिया कि भाई उसका जो मास है वो छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ थे, लेकिन तो उसको कलेक्ट करके यानी अज्यूम टू कंसंट्रेट मानेंगे तो कहाँ मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे,
r1 r2 सभी की डिस्टेंस की जगह उसके पार्टिकल की डिस्टेंस इन इस बॉडी की जो डिस्टेंस आ गई वो k आ गया पे। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो अकेले इस डायग्राम के इक्विवेलेंट है। मींस इस बॉडी का जो इनर्शिया आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का जो इनर्शिया आएगा वो अकेले इसके इनर्शिया के इक्वल होगा। तो भाई क्या बताएं सर, सीधा कर लो, चाहे अलग अलग करो तो अलग अलग कर लो। इन पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिफरेंट डिफरेंट, वो कितना होगा, कितना था बेटा, दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, आगे चलते चले जाओगे सो दैट इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम ये कहेंगे भाई एंड इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी एंड I is equal to mk स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे दोनों का जो इनर्शिया होगा वो सेम हो गया। क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, दैट इज mk स्क्वायर इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर दैट इज mn rn स्क्वायर होगा। इसकी इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां से आप k स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर एंड डिवाइड बाय m, मास ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का मास। इक्वेशन नंबर आ गई नंबर 3। अगर हम ये कहें इफ, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, अगर k की वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा यहाँ पे, अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो यहां लगा देंगे इस पे अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ जाइलेशन का फॉर्मूला। और आपको m क्या है यहाँ पे, तो m क्या है, सभी पार्टिकल का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है ना, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे m क्या है, वेयर m इक्वल टू, भाई m किन से बना था, m1 m2 से ऐड करके बना था, तो वेयर m जो है वो इन सभी मासेस का कॉम्बिनेशन है mn। क्लियर? तो भाई ये लिख सकते हैं इसको मैं, और k इज इक्वल टू दैट इज m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दैट इज इक्वल टू n प्लस m1 प्लस m2 अप टू mn। आप इसको ये भी कह सकते हैं। नंबर इक्वेशन 4। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस ले लें कि मान लें सभी पार्टिकल का जो मास है वो इक्वल मास है, इक्वल मास सभी पार्टिकल्स का, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ठीक है, वैसे जनरल फॉर्मूला इस पे अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा उस पे, तो ये फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन एक स्पेशल केस लगा दें कि इफ m1 is equal to m2 is equal to m3, जो भी दे रखे हमारे पास वो सभी के सभी मास m दे दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या आएगा, फ्रॉम 4। इसको नोट करें पहले एक बार, स्क्रीनशॉट ले इसका। हो गया, चलो बेटा आगे देखें। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा कि ये आ जाएगा k इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर, इन सब के अंदर m को माना जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, ये आ जाएगा। और डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, m प्लस m ऐसे आप ऐड करते चले जाओगे, m प्लस m है ना, ये ऐसे करते चले जाओगे अप टू m
तो ये क्या बन जाएगा 2m 3m 4m 5m, इस तरह चलते जाओगे तो क्या बनता जाएगा n इंटू m। तो नीचे जो बन जाएगा ये जो टर्म बन जाएगी वो n इंटू m बन जाएगी, और k इज इक्वल टू m इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर एंड डिवाइड बाय बन गया n इंटू m। m से m हो गया कैंसिल, ऊपर है अंडर रूट। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी बेटा लास्ट वो ये आएगी, दैट इज r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर एंड डिवाइड बाय n। ये आएगी इक्वेशन नंबर 5। आप इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे बार r1 r2 ये सब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कर रखा है स्क्वायर सभी का, r1 का r2 का सभी का स्क्वायर है, और नीचे n है, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n is the number of particles। तो सिंपल सा अगर एक कॉन्सेप्ट है, क्या अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास भाई एक r1 डिस्टेंस है, एक r2 डिस्टेंस, एक पार्टिकल की, ऐसे चलते चले जाओगे rn और डिवाइड बाय n, तो ये क्या कहलाएगा तुम बताओ कि सभी पार्टिकल की डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या है, दैट इज द मीन एवरेज, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस। ये एवरेज डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा मीन स्क्वायर। मीन तो हो गया और मीन का क्या हो गया स्क्वायर, तो दिस इज मीन स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। और फिर उस पर लगा दिया रूट, तो अब क्या बन जाएगा ये रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। स्क्वायर का रूट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दिया फिर उस पर रूट लगा दिया, स्क्वायर करके रूट लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर का मीन, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसके मीन वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले एक का फिर दो का, ऐसे फिर उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे अंडर रूट। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला ऊपर, हम इसकी सीधी सी एक डेफिनेशन और भी डाल सकते हैं कि अगर पार्टिकल का इक्वल मास होगा तो ही इट इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। सो रेडियस ऑफ gyration is root mean square distance, root mean square distance from axis of rotation having जो पार्टिकल्स हैं ऑफ इक्वल मास, उन पार्टिकल का मास क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आप सीधा सा उनका रूट मीन स्क्वायर निकाल देना, बस वही उसका क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ gyration, ठीक है। तो रेडियस ऑफ gyration ये भी है, और रेडियस ऑफ gyration का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ध्यान रखना k is equal to I and divided by m। यानी एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है कि टोटल इनर्शिया निकाल ले पूरे सिस्टम का, इनर्शिया हो गया, नीचे टोटल मास उस पूरे सिस्टम का, और उसमें लगा दो रूट, वो क्या कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हाँ रेडियस ऑफ gyration, उसको आप नोट करें एक बार अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक आज के लिए सफिशिएंट है, आज इतने करेंगे। उसके बाद कल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है वो, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस यानी इसके न्यूमेरिकल निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।